हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल एचआरएम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल एचआरएम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल एचआरएम नीड की, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता की बात आज हम करने जा रहे हैं। कुछ मेजर रीजंस होते हैं जिसके कारण एक ग्लोबल फॉर्म में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ डोमेस्टिक फॉर्म के कंपैरिजन में डिफरेंट होती हैं, इसलिए स्पेसिफिक वे में IHRM किया जाता है। HR एक्टिविटीज़ को डिफरेंट वे में परफॉर्म करना होता है। इसके कई कारण होते हैं जिनकी वजह से स्पेसिफिक वे में IHRM करना होता है। तो आज हम उन्हीं कारणों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नीडेड। नंबर 1 इज कल्चरल डाइवर्सिटी. Culture of a country is one of the key factors which affect people-oriented process, and HRM is a people-oriented process. जो प्रबंध होता है वह व्यक्तियों पर आधारित होता है और व्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, और व्यक्ति जो है वो कल्चर पर बेस्ड होते हैं या उनका व्यवहार संस्कृति से प्रभावित होता है। इसलिए संस्कृति किसी भी मानव संसाधन प्रबंध का एक अहम हिस्सा होता है, और IHRM में यह विशेष रूप से महत्व रखता है क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी में कई देशों के व्यक्ति कार्यरत होते हैं। इसलिए IHRM की आवश्यकता स्पेसिफिकली होती है बिकॉज ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कल्चरल डाइवर्सिटी जो होती है उसके कई डायमेंशंस होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, यानी व्यक्तिकता या समूहवाद। ग्लोबल कंपनी में कार्य करने वाले व्यक्ति दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें एक वह व्यक्ति हो सकते हैं जो कि इंडिविजुअलिज्म को महत्व देते हैं, व्यक्तिकता को महत्व देते हैं, और दूसरे वो हो सकते हैं जो अपने आप को समूह का हिस्सा मानना चाहते हैं या समूह पर को विशेष रूप से महत्व देते हैं, जैसे कि USA, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड। यह वह देश हैं जो कि व्यक्तिकता को महत्व देते हैं, और जापान, पाकिस्तान, कोलंबिया, सिंगापुर, वेनेजुएला, फिलीपाइंस, ये वह देश होते हैं जो कि ये उन देशों में आते हैं जो कि कलेक्टिविज्म को महत्व देते हैं। सो इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म जो हुए यह कल्चरल डाइवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट हुए। इंडिविजुअलिज्म इज़ द एक्सटेंट टू विच पीपल प्लेस वैल्यू ऑन themselves. They define themselves by referring themselves as singular person rather than as part of a group or organization. Collectivism is the extent to which people emphasize the good of the group or society. तो इस तरीके से इस आधार पर कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरा है पावर ओरिएंटेशन, यानी कि ऑथोरिटी के प्रति क्या एक्सेप्टेंस है कि कुछ व्यक्ति या कुछ स्टाफ इस तरीके के होते हैं, ऐसे नेचर के होते हैं जो कि ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और ऑथोरिटी की जो स्ट्रिक्ट लाइन है उसको वह फॉलो करते हैं और उसका उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं या नहीं करते हैं। उनके उन ऑथोरिटी लाइंस के लिए उनमें एक एक्सेप्टेंस होती है, जबकि कुछ स्टाफ या एम्प्लॉयज़ इस नेचर के होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली ऑथोरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते और उनको फॉलो करना नहीं चाहते। सो इट कैन बी सेड दैट in a culture with less orientation to power, authority is not as highly respected and employees are quite comfortable circumventing lines of authority to accomplish jobs. तो ये भी एक आधार हुआ कि वह किस प्रकार का स्टाफ है जो पावर ओरिएंटेशंस रखता है, उसकी एक्सेप्टेंस रखता है, या वो इजी होके कंफर्टेबल वे में काम करना चाहता है। तो उनमें पावर ओरिएंटेशन किस लेवल का है या उनके प्रति किस तरीके की सोच है, यह भी एक कल्चरल डाइवर्सिटी का डायमेंशन है। कुछ जगह ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ जगह ऑथोरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और इजीली
उनको क्रॉस करके, उनको उल्लंघन करके या कंफर्टेबल वे में वह काम करना चाहते हैं. सो इट कैन बी सेड दैट इन अ कल्चर विद लेस ओरिएंटेशन to power, authority is not as highly respected and employees are quite comfortable circumventing lines of authority to accomplish the jobs. easy होता है वो उस line of authority को easily उसको avoid कर सकते हैं और इस तरीके से वह अपने काम को perform करते हैं. And the next is uncertainty avoidance, कि कुछ organizations इस तरीके के होते हैं जिनमें जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत क्लैरिटी चाहते हैं, और अगर किसी तरीके की एम्बिग्युइटी है, संदिग्धता है, डाउट्स हैं, तो वो उसको पहले क्लियर करना चाहते हैं और उसी के बाद में वह काम करना चाहते हैं. जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, या ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि उस एम्बिग्युइटी को टॉलरेट कर सकते हैं या उनके करने का एक्सेप्टेंस होता है, आदत होती है. तो यह भी एक कल्चरल डाइवर्सिटी हुई कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों का एक्सेप्टेंस किस तरीके का है. एंड द नेक्स्ट इज मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी. फेमिनिटी यानी कि पुरुषत्व और नारीत्व, यानी किस तरीके का नेचर रखने वाले व्यक्ति हैं. जहाँ पर मैस्कुलिनिटी को अडेप्ट किया जाता है, वहाँ पर जो है ईगो, गोल्स, करियर, मनी एट्सेट्रा, इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है. वाइल इन सोसाइटीज़ हैविंग फेमिनिटी characteristics, more emphasis is placed on social goals such as relationships, helping others. तो डिपेंड करता है कि किस तरीके के नेचर रखने वाला स्टाफ है या संगठन है. अगर वह पुरुषवाद को महत्व देने वाला है तो उनका अलग तरीके का एटीट्यूड होगा, और अगर वह स्त्रीवाद को महत्व देने वाला है, उस तरीके की सोच का है, तो उनका एटीट्यूड अलग तरीके का होगा, जिस पे वो सोशल गोल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे. अब कल्चरल डाइवर्सिटी का एक और डायमेंशन है टाइम ओरिएंटेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में या एक ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले व्यक्तियों का टाइम ओरिएंटेशन के प्रति जो एटीट्यूड है वो अलग अलग हो सकता है. कुछ लॉन्ग टर्म को महत्व देने वाले हो सकते हैं और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो कि शॉर्ट टर्म को महत्व देने वाले हो सकते हैं. टाइम ओरिएंटेशन डायमेंशन डिवाइड पीपल इनटू टू कैटेगरीज, लॉन्ग टर्म orientation and short term orientation. People having long term orientation focus on future, prefer to work on projects having a distant payoff and have persistence and thrift. People having short term orientation are more oriented towards past and present and have respect for traditions and social obligations. यानी कि कुछ व्यक्तियों का एटीट्यूड इस तरीके का होता है कि वह लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और दृढ़ता के साथ में कार्य करना चाहते हैं, और प्रीफर टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स हैविंग डिस्टेंट पे ऑफ, इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं और दृढ़ता के साथ वह काम करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं. जबकि कुछ शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो हैं ट्रेडिशंस और सोशल ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं. तो यह भी एक एस्पेक्ट हुआ जिसके आधार पर व्यक्ति अलग अलग तरीके की सोच को रखने वाले होते हैं. तो ये रहा हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी के डायमेंशंस, जिनके बिहाव पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अलग अलग कार्य सोच रखने वाले होते हैं. इसलिए जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है. अकॉर्डिंग टू स्टाफ ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है. तो एक ग्लोबल कंपनी में इस तरीके के डाइवर्सिटी वाले स्टाफ होते हैं और अकॉर्डिंगली ही उनको मैनेज करना होता है. अब बात कर रहे हैं कि सेकंड क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नीड होती है. तो वो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. पहले हमने बात की कल्चरल डाइवर्सिटी की, अब हम बात कर रहे हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की. यानी
कि कार्यशक्ति की विविधता, यानी जो स्टाफ है वह अलग अलग होते हैं, उनमें विविधता होती है. सो अ ग्लोबल फर्म मे ड्रॉज इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज, PCNs, HCNs एंड TCNs. यानी एक ग्लोबल कंपनी में 3 तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं: पेरेंट कंट्री नेशंस, होस्ट कंट्री नेशंस एंड थर्ड कंट्री नेशंस, जिनकी बात हमने पार्ट 1 में की थी, जिनको कि मैं यहाँ दोहरा देती हूँ. पेरेंट कंट्री नेशंस वो होते हैं जो कि ओरिजिन कंट्री से बिलोंग करते हैं और जिस देश में कंपनी का हेडक्वार्टर होता है उसी देश से वह बिलोंग करते हैं. और होस्ट कंट्री नेशंस वो होते हैं जो कि जिनका जो ओरिजिन होता है वो होस्ट कंट्री होता है और इसलिए उनको HCNs कहा जाता है. होस्ट कंट्री नेशनल्स आर दोज हुज ओरिजिन इज़ द कंट्री वेयर द फर्म्स ऑपरेशंस आर लोकेटेड. अब बात कर रहे हैं हम TCN की, यानी थर्ड कंट्री नेशंस. थर्ड कंट्री नेशंस आर दोज हुज ओरिजिन इज़ अ कंट्री विच इज़ नीदर द होम कंट्री एंड नॉट द होस्ट कंट्री. यानी वो ना ही तो होम कंट्री से हैं, ना ही वो होस्ट कंट्री से हैं, वो किसी तीसरे ही देश से बिलोंग करते हैं. तो इस तरीके से जो स्टाफ होता है वो इनमें से किसी भी देश से बिलोंग कर सकता है. तो इस तरीके से वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी होती है. इसी के साथ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी उनकी मोबिलिटी के बिहाफ पर भी होती है, यानी उनका जो आना जाना है उसके आधार पर भी स्टाफ में विविधता पाई जाती है. तो उसमें है एक्सपेट्रिएट यानी प्रवासी जिनको कहा जाता है. अ पेरेंट कंट्री नेशनल सेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म असाइनमेंट टू द होस्ट कंट्री ऑपरेशंस इज नॉन एज एक्सपेट्रिएट. यानी कि मूल देश से होस्ट कंट्री में जब स्टाफ को भेजा जाता है तो उसको एक्सपेट्रिएट के नाम से जाना जाता है. और इम्पेट्रिएट वो होता है जो कि होस्ट कंट्री से मूल कंपनी में भेजा जाता है या मूल देश जहाँ पे कि कंपनी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे व्यक्ति को भेजा जाता है, तो उसको इम्पेट्रिएट कहा जाता है. अ होस्ट कंट्री नेशनल और थर्ड कंट्री नेशनल असाइंड टू द होम कंट्री ऑफ द कंपनी वेयर इट इज़ हेडक्वार्टर्ड. अब बात कर रहे हैं रिपैट्रिएट की, यानी एन एक्सपेट्रिएट coming back to the home country at the end of a foreign assignment. कि जब एक एक्सपेट्रिएट अपना काम ख़त्म करके वापस अपने देश को आता है तो उसको रीपैट्रिएट के नाम से जाना जाता है. तो इस तरीके से इन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पाई जाती है. बात कर रहे हैं लैंग्वेज डाइवर्सिटी की और क्या कारण है कि जिससे IHRM रिक्वायर्ड होता है, तो वो है लैंग्वेज डाइवर्सिटी. तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी ग्लोबल कंपनी का एक स्पेशल पार्ट है, क्योंकि ग्लोबल कंपनी में अलग अलग देश के लोग काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी होना बहुत ही नेचुरल है. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बट एम्प्लॉयज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस. इसलिए जो है लैंग्वेज को मैनेज करना या लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है. इसीलिए IHRM स्पेसिफिक वे में परफॉर्म करना होता है. सो ऑल्टरनेटिव टू दिस इज़ टू सेंड multilingual communications. It implies that anything transmitted to employees should appear in more than one language to help the message get through. इसलिए ये ज़रूरी है कि एक से अधिक भाषा में जो मैसेज दिए जाएं, जिससे कि सभी स्टाफ उन मैसेजेस को समझ सकें एंड अकॉर्डिंगली अपना काम कर सकें. एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. कि अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी पाई जाती है. इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम
of different countries where a global company operates, economic diversity is directly related to compensation management, that is paying wages, salaries and other financial compensation to employees located in different countries. यानी कि जो स्टाफ है वो अलग अलग देशों से है और अलग अलग देशों में देशों का जो फिनेंशियल लेवल है या जो इकोनॉमिक लेवल है वह अलग अलग होता है, प्रति व्यक्ति आय अलग होती है। तो अब इस पे ये डिपेंड करता है कि जो है सैलरी और वेजेस जो दिया जाएगा वो किस तरीके से, उसमें कैसे यूनिफॉर्मिटी रखी जा सकती है, कैसे उसको पैरिटी के नॉर्म्स को फॉलो किया जा सकता है। तो इसके लिए यह देखना होता है कि वहाँ पर उस देश का लिविंग कॉस्ट क्या है। तो लिविंग ऑफ होस्ट कंट्रीज़ के बिहाफ पर ही जो है सैलरी और वेजेस का मैनेजमेंट किया जाएगा। सो इन सच सिचुएशन सम काइंड ऑफ पैरिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ होस्ट कंट्रीज. Diversity of various types in global forms suggested that HRM practices have to be tailor-made to suit the local conditions. तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें कई सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं जिनकी बात अभी हमने की। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की कल्चरल डाइवर्सिटी होती है और इसके बाद हमने बात की कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती है, फिर हमने बात की कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है और फिर हमने बात की कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होती है। तो इतनी विविधताओं के कारण मानव संसाधनों से कार्य लेने के लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, जिसको कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसीलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यह कई सारी विविधताओं से व्यवहार करता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।